बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। दो चैप्टर्स के हम एमसीक्यूज हल कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 वेक्टर के एमसीक्यूज हल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और ये एमसीक्यूज पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं जो आपके पास्ट ईयर्स में काफ़ी सालों से बोर्ड के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट भी हैं और ये इस दफ़ा भी आने के चांसेस हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला एमसीक्यूज है ए डिटर्मिनेंट और मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं ऑफ अ वेक्टर ए व्हेन ए वेक्टर इज p1 p2। इसमें p1 उसने एक वेक्टर दिया हुआ है। थ्री डायमेंशन में एक वेक्टर है 0 0 1। ये थ्री डायमेंशनल उसमें ये लाई करता है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0, वाई एक्सिस के लॉन्ग 0 और जेड एक्सिस के लॉन्ग 1 है। इसी तरह से p2 दिया हुआ है। सबसे पहले इन पॉइंट्स जो थ्री डायमेंशनल पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको हम सॉल्व करके एक वेक्टर ए बनाएंगे। तो ए वेक्टर बनाने का तरीकाकार ये होता है p1 p2 फाइंड करने के लिए p2 माइनस p1 करेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल का कॉन्सेप्ट जो है वो जैसे होता है वैसे ही यहाँ ये हो रहा है। तो इसको फाइंड करके ये वेक्टर की फॉर्म में आ गया, यानी माइनस करेंगे -3 1 2 -0 0 1। तो ये इनको आपस में एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स में से, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट में से, जेड कोऑर्डिनेट के एलिमेंट को नंबर को जेड कोऑर्डिनेट के नंबर से माइनस करके हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये वेक्टर बन गया हमारे पास ए। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फार्मूला ये होता है कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट का एलिमेंट है इसका स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट के एलिमेंट का स्क्वायर, जेड के कोऑर्डिनेट के एलिमेंट का स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 9 10 और 11 अंडर रूट आ गया ये। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके ऊपर मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, तो आप ज़हन में रखें कि इसका आंसर ये है। सेकंड एमसीक्यूज है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन जेड एक्सिस इन थ्री एक्सिस देन वेक्टर पी क्यू इज। तो देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जेड कोऑर्डिनेट है। जेड एक्सिस के लॉन्ग में ये वैल्यू जो होगी ये जेड एक्सिस में नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये नॉन ज़ीरो वैल्यू यहाँ होती है, वाई एक्सिस के लॉन्ग में नॉन ज़ीरो वैल्यू यहाँ होती है और जेड एक्सिस के लॉन्ग में ये नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है कि उसने जेड एक्सिस के लॉन्ग में कहा है तो रिमेनिंग टू वैल्यू ज़ीरो होंगी और ये वैल्यू जेड कहलाएगी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये फिर उसी तरह का ही एमसीक्यूज है जो हमने पहला पार्ट किया था। तो एक वेक्टर हमने पहले बनाना है p1 p2 और p1 p2 वेक्टर बनाने के लिए p2 माइनस p1 करेंगे जैसे ये हमने इसमें किया हुआ है। और ये वेक्टर माइनस करके हमारे पास हासिल हो गया 0 4 3। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आप स्क्वायर में लिख के अंडर रूट में लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर सम करके आ गया 25 अंडर रूट। तो स्क्वायर रूट करने से इसका आंसर 5 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर 1 माइनस अंडर रूट 3 कॉमा -5 इज। तो ये भी वही सेम प्रोसेस है जैसे हमने यहाँ पहले उसमें किया है, मैग्नीट्यूड निकाला है और थर्ड उसमें किया है, ये सेम उसी तरह का ही है। ये वेक्टर बना बनाया उसने दे दिया है, इसमें हमने वेक्टर बनाया है।
लेकिन इसमें वेक्टर उसने बना बनाया दे दिया और बता भी दिया कि ये वेक्टर है। तो ये नहीं कहा कि ये इसके पॉइंट्स हैं। तो इसलिए ये वेक्टर है, तो इसलिए डायरेक्टली इसके स्क्वायर करके इसके कोऑर्डिनेट्स के आप आंसर निकाल लें कि √29 इसका आंसर है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आई प्लस जे माइनस के, अगर आप इसको लेट करके नाम देते हैं इस वेक्टर को आर, आर वेक्टर नाम दे दें, आर एरो, क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए ऊपर एरो बनाना मस्ट है। तो ये रेक्टेंगुलर यूनियन वेक्टर्स कहलाते हैं। आई जे और के रेक्टेंगुलर यूनियन वेक्टर्स हैं, और इसको हमने लेट करके आर इक्वल टू आर एरो इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के से रिप्रेजेंट किया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले, आर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, आर के ऊपर एरो बनाए और ये इसका मॉड की तरह से ये डंडियां लगा दें। अदरवाइज आप ये डंडियां भी हटा दें और एरो भी हटा दें, ऐसा भी होता है। एरो नहीं लगाना, अगर एरो लगा दें तो ये वेक्टर ही बन जाएगा। और ये इसकी मॉड की डंडियां भी नहीं लिखें और ये एरो भी नहीं लगाएं, तो ये भी इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, इस तरह लिख दें या इस तरह लिख दें, या दोनों ही एक्सप्रेस कर लें। फिर जैसा आप फार्मूला यूज़ करना चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, इस ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे माइनस जेड के। एक्स चूंकि लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब इसके कोफिशिएंट आई का वो जो है वो एक्स है, तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ इसका वाई है, इसका जेड है, तो इसकी वैल्यूज़ आप प्लेस करें इसके अंदर फार्मूले में, 1² प्लस 1² प्लस 1², और बल्कि यहाँ -1 का स्क्वायर होगा, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 ही बन जाता है। तो ओवरऑल इसका आंसर आ गया √3। अब डायरेक्शन कोसाइंस का फार्मूला होता है कॉज अल्फ़ा इक्वल टू एक्स अपॉन आर। एक्स जो कोऑर्डिनेट है इसका ये, और आर जो कि इसका मैग्नीट्यूड है, या मॉड ऑफ वेक्टर आर लिख दें या फिर सिंपल आर ये वाला लिख दें, एक ही बात है। अब इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे, इसकी वैल्यू है एक्स की 1, और ये जो हमने इसका आंसर निकाला है √3, ये अपॉन में आ जाएगा, ये इसका कॉज अल्फ़ा डायरेक्शन कोसाइन ये बन गया। कॉज बीटा वाई अपॉन आर, तो वाई की वैल्यू भी आप चेक कीजिए 1 है, और इसके अपॉन में इसकी वैल्यू आर की लिखेंगे तो √3 है। ये ये डायरेक्शन कोसाइन ये भी निकल आया। अब उसके बाद कॉस, इसको गैमा लिखना चाहिए था, कॉपी पेस्ट किया है तो इसको चेंज करना भूल गया, तो ये गामा है, कॉस गैमा। तो वाई अपॉन आर, तो ये -1/√3, तो ये इसका ये आंसर हो गया। इसमें ऑप्शन देख लें कौन से आंसर है, एक 1/√3 है, एक 1/√3 है, एक -1/√3 है। तो इसमें ये वाला ऐसा ऑप्शन है जिसमें करेक्ट आंसर मौजूद है। उसके बाद ये बी, उसने एक वेक्टर दे रखा है P1 P2, अब उसने इसका नाम बी रख दिया। पिछले दो क्वेश्चंस में उसने नाम ए रखा हुआ था, यहाँ बी रख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बी वेक्टर इसका नाम रख दिया, और ये बी भी ऐसे ही निकालेंगे जैसे हम पहले ए निकाल चुके हैं, पहले एमसीक्यूज़ में और थर्ड एमसीक्यूज़ में। तो P2 माइनस P1, तो ये हमारा आंसर आ गया 2 1 और -2। और इसका वो निकाल दीजिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो x² प्लस y² प्लस z², तो ये इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये 4 होना चाहिए, 4, और इसका 1 होना चाहिए, और इसका भी 4, 4 और 4 8, और इसका स्क्वायर 9, √3 इसका आंसर है। तो ये बेध्यानी में मैंने यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ से देखे बेध्यानी में, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। इसका आंसर 3 है, करेक्ट आंसर इज़ 3, नॉट √14। मैं आज अपने कंप्यूटर में इसको करेक्शन कर लूँगा, तो अब आपको जो भेजूँगा तो वो उसमें मैं करेक्शन कर दूँगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ए डॉट बी इक्वल टू 0, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो नया जो आंसर आता है यानी प्रोडक्ट बनता है, अगर वो स्केलर क्वांटिटी हो तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये ए ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा बनता है। ये मैंने फार्मूला लिख दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसके ऊपर एरो लाजमी होते हैं। एरो लगाने में मैंने एरो नहीं लगाया, लाइन खींची हुई है, आप एरो लगा लीजिएगा बेशक। और ए डॉट बी और ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, इसके ऊपर भी एरो लगेंगे। और फिर कॉस थीटा। अगर ए बी की बगैर इस डंडियों के बगैर लिखना चाहेंगे तो फिर एरो भी नहीं ज़रूरत नहीं है, और डंडियों की भी ज़रूरत नहीं है इस मैग्नीट्यूड की। तो ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं ओनली। और इसमें से वो आपसे पूछना चाह रहा है कि एंगल कितना होगा। तो एंगल फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, ए डॉट बी अपॉन में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और ये कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा में से आप कॉस को इन्वर्स बना के ले जाएंगे तो ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूला डायरेक्टली याद करना चाहें तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं, या इसमें वैल्यू पुट करके करना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ ज़ीरो वैल्यू पुट की, ये इसके नीचे जाके ज़ीरो से डिवाइड होगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। फिर कॉस थीटा, कॉस ज़ीरो जो है, कॉस इनवर्स ज़ीरो, ये 90 होता है, 90 डिग्री। और चूंकि हमारा आंसर रेडियन में है इसलिए हमने 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये पाई बाय 2 होता है, तो ये इसका आंसर है। और पाई बाय 2 या 90 डिग्री या परपेंडिकुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल करे तब भी मतलब सही है। 90 डिग्री को जब किसी जगह पर एंगल बनता है तो वो परपेंडिकुलर ही होता है, इसलिए अगर कहीं परपेंडिकुलर के लिहाज से आंसर मांगे तो परपेंडिकुलर इसका आंसर होगा। और परपेंडिकुलर को ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये तीन चार ऐसे नाम हैं जो आपको ज़हन में होने चाहिए। उसके बाद है क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो प्रोडक्ट है एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाए तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं उसको। तो इसमें के क्रॉस जे फाइंड करने के लिए एक टेक्निक है। इस सर्कल में आप एरो बना दें एंटी क्लॉकवाइज। ये सर्कल बनाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाएं। ये इस तरह से ये एरो बना दिया आपने, ये एक एरो, फिर उसके एंटी क्लॉकवाइज ये एरो, फिर एक और एरो। यहाँ आई लिख दें, यहाँ जे लिख दें, यहाँ के लिख दें। अब आप इसके हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करें। तो अगर आप आई क्रॉस जे करते हैं तो आंसर आता है के, और जे क्रॉस के करते हैं तो आंसर आता है आई, और के क्रॉस आई करते हैं तो इसका आंसर आता है जे। अब अगर उल्टा चलेंगे क्लॉकवाइज तो ये माइनस में आंसर आता है। तो ये देखते हैं हम, ये क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो के क्रॉस जे, ये क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई कर रहा है, तो के क्रॉस जे, तो लेफ्ट बिहाइंड आई, तो आई के साथ आएगा माइनस, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल पड़े हैं। अगर क्लॉकवाइज चलते तो फिर तो ये प्लस होता, जैसे ये जे क्रॉस के कहता तो आई इसका आंसर होता। अब के क्रॉस जे उल्टा ये कह रहा है तो इसलिए माइनस आई, तो माइनस आई इज द करेक्ट आंसर। ये इसके ऊपर आप मार्क कर लीजिएगा, और मैं आज इसकी करेक्शन भी कर लूँगा। जल्दी में हम ये आजकल सोल्यूशन बना रहे हैं तो कभी कभी जल्दी में इसका मिसिंग हो जाता है, तो इंशाल्लाह मैं इसको करेक्शन कर लूँगा। तो जिन जिन को भी ये नोट्स मिलेंगे तो इंशाल्लाह ये सही करेक्शन किए हुए ही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स, देन ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। इन दो वेक्टर्स को आपस में पहले माइनस करें और फिर दोनों को प्लस करें और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। इनके जो आंसर आएंगे उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें
तो इसका आंसर सॉल्व करने पर, काफ़ी लंबा सोल्यूशन है, तो उसको सॉल्व करने पर आंसर आता है ट्वाइस ए क्रॉस बी। अगर ये उल्टा कर दे, ए प्लस बी यहाँ कह दे और ए माइनस बी यहाँ कर दे, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये आप भी नोट कर लें, कभी ऐसा ना हो कि वो बदल के दे दे तो आप इसमें कन्फ्यूजन हो जाए। तो ये याद रखिएगा कि माइनस पहले है और प्लस का बाद में है, तो प्लस में आंसर आएगा ट्वाइस ए क्रॉस बी। तो ये इसका आंसर है। फोर्थ एमसीक्यूज है, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों नॉन जीरो हैं, दोनों की वैल्यू जीरो नहीं है, और यानी इसका मतलब है इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, जीरो नहीं है। और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो आ जाता है। ठीक है, तो हालांकि ऐसा होता नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, अगर कोई नंबर नॉन ज़ीरो हो तो कभी भी ज़ीरो नहीं होते, लेकिन वेक्टर में ऐसा हो जाता है। तो नॉन ज़ीरो नंबर मल्टीप्लाई हो तो ये ज़ीरो कैसे बनता है ये देखते हैं। इसका मैंने आपको पहले ही भी बता दिया है, इसके इस एमसीक्यूज में अगर ए डॉट बी हम करते हैं तो अगर 90 डिग्री उनके बीच में होगा तो ये इसका आंसर ज़ीरो आ जाता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री है तो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये वही एमसीक्यूज है, लेकिन लफ्स बदल के उसने दे दिया, तो इसका आंसर ये है। और अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो ये मेथड मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वही सेम चीज़ है, तो आप मेरा ख्याल समझ गए होंगे। उसके बाद पांचवा एमसीक्यूज है, एक वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए तरीकाकार ये मैंने पीछे काफ़ी मरतबा बता दिया है, ये वाला भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, सारे इसमें हमने मैग्नीट्यूड निकाले हैं, तो ये इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड आपसे मांग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से कर लेंगे। ये वाला एमसीक्यू है, आई थिंक ये वाला है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें आप थ्री का स्क्वायर करेंगे, नाइन हो गया, माइनस वन का स्क्वायर वन हो गया, टेन, और ये फोर्टीन, अंडर रूट फोर्टीन इसका आंसर आ गया। वही फार्मूला दोबारा लिख के इसमें वैल्यूज प्लेस कर दीजिएगा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो ये इसका उल्टा दे दिया, इसका एमसीक्यूज नंबर फोर का उल्टा दे दिया कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो ये उसका उल्टा उसने पूछ लिया है, ये देखिए इसका आंसर है। उसके बाद है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। आर की वैल्यू उसने बता रखी है इस वेक्टर की, आई प्लस जे प्लस के। तो इसका फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, वेक्टर एज इट इज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो आप देखें, ये वेक्टर हमारे पास है आई प्लस जे प्लस के, ये एज इट इज लिख दिया, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये वन प्लस वन प्लस वन, ये अंडर रूट थ्री आ गया, तो यही इसका आंसर है। आप चाहें तो वन अपॉन थ्री शुरू में लिख दें, वन अपॉन थ्री, और इसको ब्रैकेट में लिख के इस तरह से लिख दें या इस तरह लिख दें, एक ही है आंसर। अब इसका एक और क्वेश्चन पूछ रहा है यूनिट वेक्टर का, तो आई थिंक ये आप समझ चुके होंगे। इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल के इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया, वन अपॉन सिक्स इंटू सेम वेक्टर टू आई प्लस जे माइनस के। तो ये 2018 में आ चुका है और 2014 में भी आ चुका है, ये आप इसको ध्यान में रखें। उसके बाद है एक वेक्टर है, उसको ए को वेक्टर ए को आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका मतलब है इसमें दो रिमेनिंग जो वैल्यूज हैं वो जीरो जीरो हैं। बी जो है वो जे है और सी जो है वो के है। तो बी क्रॉस
बी डॉट ए डॉट बी क्रॉस सी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब आप इसमें देखिए बी क्रॉस सी इस जैसे रिंग में मैंने किया था बी क्रॉस सी, यानी ये है बी में क्या है जे क्रॉस सी, ये है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो ये आंसर आ गया आई, आई आंसर आ गया। तो आई इसका आंसर आया, इसका आंसर आ गया आई। इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इस पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ गया आई डॉट जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के अगर आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा आई। आई इसका ए का भी आई है और इसका आंसर भी आई है, आई डॉट आई। तो आई मैग्नीट्यूड और फिर आई मैग्नीट्यूड, और किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वन होता है बाय डेफिनेशन। क्योंकि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो आई डॉट आई को जब हम डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू वन बन जाती है। उसके बाद ए डॉट बी क्रॉस सी, आई थिंक इसका आंसर ज़ीरो है, क्योंकि डॉट आई डॉट आई बनेगा तो आई मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो आई के बीच में एंगल ज़ीरो होता है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, ज़ीरो से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। इसका करेक्ट आंसर ज़ीरो है। इसकी करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़। तो मैं करेक्शन आज ही कर लूँगा, तो आपको भेजने से पहले करेक्शन करके करूँगा। इसी तरह से ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो इसमें इस क्रॉस की हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो जब सब जगह ऐसा नहीं है कि क्रॉस ही हटा दें और डॉट भी हटा दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो तीनों जगह क्रॉस लगा दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। तीनों जगह डॉट लगा दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इनकी पोजीशन चेंज की है हमने। तो ए और बी के बीच में क्रॉस आ गया और यहाँ डॉट आ गया। तो पोजीशन यहाँ इनकी डॉट और क्रॉस की चेंज हो सकती है, लेकिन स्टेप बाई स्टेप करते हैं। एक साथ हम नहीं कर सकते वरना इसके साइन में चेंज आता है। तो डबल इसका हमने चेंज किया है, तो माइनस माइनस दो दफ़ा हुआ तो प्लस बन गया था, तो इसलिए ये इसका आंसर है। इफ थ्री वेक्टर्स ए बी और सी आर कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन के ऊपर तीनों वेक्टर लाई कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है एक टेबल के ऊपर तीन वेक्टर लगे पड़े हुए हैं, तो तीनों कोप्लेनर है। एक टेबल एक जो है वो प्लेन सरफेस कहलाती है। तो कोप्लेनर मीन के एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। और जब एक ही प्लेन के ऊपर तीनों वेक्टर होंगे तो वॉल्यूम तो बन ही नहीं सकता। वॉल्यूम तो जब बनता है लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। तो हाइट तो उसमें है ही नहीं। लेंथ और ब्रेथ तो बन रही है लेकिन हाइट नहीं है। तो हाइट ज़ीरो है, तो हाइट ज़ीरो होने की वजह से वॉल्यूम इसका ज़ीरो। और ये स्केलर प्रोडक्ट का एक सिंबल है, ए कॉमा बी कॉमा सी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये स्केलर प्रोडक्ट की तरफ भी जो है इंडिकेशन है, और यही वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप भी कहलाता है। वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप का यही सिंबल है। इसको वी से भी ज़ाहिर करते हैं। और इसकी अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, इसके कोऑर्डिनेट्स को आई जे के, और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स इस तरह से इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो A1 A2 और A3 और B1 B2 B3 इस तरह करके इसको एक हम खोलते हैं, तो ये वॉल्यूम का फार्मूला बन जाता है डिटरमिनेंट में। तो इसमें चूंकि सी के कोऑर्डिनेट ज़ीरो 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 हैं तो पूरा डिटरमिनेंट की वैल्यू ही ज़ीरो हो गई। इसका मतलब है ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो ये था आज का एमसीक्यूज़ का पोर्शन, जो आज हमने चैप्टर थ्री पूरा मुकम्मल तौर पे पढ़ लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और इसकी आप अच्छी तरह तैयारी करेंगे।
ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में ये 20 मार्क्स आपके पूरे आ जाएं। तो इससे परसेंटेज इंशाल्लाह आपकी बढ़ेगी। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आगे फैलाएं, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, इस्तेफादा हासिल करें। और शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये हम एक अच्छी काविश है, हमारी अच्छी कोशिश है, तो इसको शेयर करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। और अपने जो व्यूज़ हैं वो भी ज़रूर इसमें कमेंट्स में लिखा करें, ताकि हमें इसको और मज़ीद इम्प्रूव करने का एक मौका मिले। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आपको खुशियाँ अता करे और आपको हिम्मत ताकत दे के आप अच्छे न से अच्छे नंबर ले सकें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।